गुड इवनिंग। आज अपन करेंगे बेटा असर्शन एंड रीज़न। कल अपन ने सेक्शन ए कंप्लीट किया था। आज असर्शन रीज़न के 4 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर आप ABCD में से कोई सही ऑप्शन नहीं लिखते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। ए आपको तब लिखना है जब असर्शन भी ट्रू हो, रीज़न भी ट्रू हो एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी आपको तब लिखना है असर्शन ट्रू हो, रीज़न भी ट्रू हो बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी आपको लिखना है असर्शन ट्रू हो बट रीज़न फॉल्स हो। डी आपको तब लिखना है जब दोनों ही क्या हो बेटा, फॉल्स हो। ठीक है। अच्छा, करने का सही तरीका क्या है? असर्शन रीज़न के करने का सही तरीका ये है कि आप रीज़न को अभी थोड़े समय के लिए भूल जाएं। सबसे पहले केवल असर्शन पे ध्यान दें, एक ही स्टेटमेंट पे ध्यान दें, रीज़न की तरफ देखें ही ना, और असर्शन को पूरा एनालाइज करें और असर्शन के साथ जितनी भी रिलेटेड चीज़ें ना वो साइड में लिख लें। असर्शन के साथ जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है वो सब साइड में लिख लें और फिर देखें कि असर्शन उन सारी चीज़ों पे खरा उतरता है या नहीं उतरता। अगर उतरता है तो फिर ठीक है, और जो सारी चीज़ें आपने लिखी हैं उसी में से रीज़न ढूंढें। जो आपने लिखी हैं उनमें ही रीज़न ढूंढें कि आपने जो लिखा है वो रीज़न में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब रीज़न सही नहीं है, और दिया हुआ है तो रीज़न सही है और फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? केवल असर्शन पे ध्यान देंगे। रीज़न से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम केवल और केवल किस पे ध्यान देंगे बेटा? असर्शन पे ही ध्यान देंगे। असर्शन वाली स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके बारे में जो जो हमें पता है वो सब लिख देंगे। इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने क्या करा, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। क्वेश्चन देख ही नहीं रहा हूँ मैं, तो उसके बारे में सारी चीज़ें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मैंने कांस्टेंट रखा और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड बढ़ाता जा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड क्या करता जा रहा हूँ बेटा? बढ़ाता जा रहा हूँ। अब वैसी बात है, यहाँ पे लाइंस पास पास हो गई और पहले लाइंस थोड़ी दूर दूर थी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। आप चाहे तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल विल हैव, डायपोल को रख दो, एक डायपोल को रख दो -q एंड +q। ठीक है बेटा। तो अब वैसे क्या होता है कि जब अगर अपन ने पढ़ा है डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस में बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को पढ़ा था, तो -q एंड +q। सही बेटा। तो इस पर भी फोर्स क्या लग रहा था? F, और इस पर भी फोर्स क्या लग रहा था? F। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ फोर्स F लगेगा, यहाँ फोर्स F1 लगेगा, तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा बेटा? F2 लगेगा। तो दोनों फोर्स अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स लगेगा, तो जब भी नेट फोर्स लगेगा तो बॉडी कौन सा मोशन करेगी बेटा? ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगी, और टॉर्क भी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो टॉर्क भी लगेगा। ठीक है। तो टॉर्क लगेगा तो बॉडी रोटेटरी मोशन भी करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली बिना क्वेश्चन को पढ़े। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब असर्शन तो ट्रू है, तो इसका मतलब ABCD गया। ठीक है ना। फिर है कि ऐसा क्यों होगा? इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क एज वेल एज फोर्स। देखो हमने पहले ही इसको बिना पढ़े हमने सारी चीज़ें लिख दी, तो हमने ये भी देखा कि फोर्स भी लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है, और इसमें वही चीज़ दे रखी है, टॉर्क भी लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है। इसका मतलब ये भी सही है और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बिना देखे हमने इसके बारे में सारी चीज़ें लिख दी, और जो चीज़ें लिखी थी वही हमें रीज़न में भी दे रखी है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ए। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 12। केवल असर्शन पे ध्यान देना है और असर्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ लिख देंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है? नॉर्मल। बस एक सेंटेंस पढ़ के आप उसके बारे में जो भी जानते हो वो साइड में लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है बेटा? नॉर्मल होती है। क्यों होती है? क्योंकि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम A to B विल बी ज़ीरो। तो वर्क डन ज़ीरो होगा, वर्क डन ज़ीरो होगा, इसका मतलब थीटा कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा, तभी cos 90 क्या होगा बेटा? ज़ीरो होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं बेटा? नॉर्मल होते हैं। अपन ने कई इक्विपोटेंशियल सरफेस बना भी रखे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिल्कुल ठीक है।
एंड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, वो भी हमें पता है, हमने लिखा हुआ है डी वी बाई डी आर माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू ई, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल, तो ऑलवेज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये आ गया माइनस। सही है बेटा, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि परपेंडिकुलर भी होते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर भी होते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। इसका मतलब असर्शन बिल्कुल ट्रू है और हमने सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो इसने हमें बोली है और जो हमें पता थी इसके बारे में, और उससे हमने देखा कि ये जो असर्शन है बिल्कुल ट्रू है। अब नीचे रीज़न क्या लिखा है हमने नहीं पढ़ा, अब देखते हैं। रीज़न में लिखा हुआ है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये तो लिखा हुआ है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ट्रू है। पर परपेंडिकुलर का ये कंडीशन तो नहीं दी रीज़न में, ये कंडीशन तो नहीं दी कि थीटा क्या होगा 90, तभी वर्क डन क्या होगा बेटा 0 होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये तो नहीं बताया, आधा बताया। क्या बताया? आधा। मतलब इसका तो रीज़न दे दिया, इसका नहीं दिया, तो इसका मतलब असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू, बट रीज़न इज नॉट अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सही बात है। तो असर्शन पढ़ के हमने ये देख लिया कि भैया क्या क्या हो सकता है, वो सब लिख दिया। अब रीज़न में हमारे को ये तो मिल गया लेकिन ये नहीं मिला, तो आपको हमेशा असर्शन ही पढ़ना है। असर्शन के बारे में जितना आप जानते हो, जितना आप पढ़ के जाओगे बोर्ड में, वो सब लिख देना है। और अगर असर्शन ट्रू है फिर देखना है कि रीज़न में जो वो चीज़ें आपको पता थी वो सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं कि नहीं बता रखी। देखो ये बता रखा था लेकिन ये नहीं बता रखा, तो इसलिए रीज़न इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सही है बेटा, आया। चल क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस। ये तो खैर पता ही है, हमने सारे मिरर बना रखे हैं, रे डायग्राम बनाए थे। तो भैया कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है बेटा? डाइवर्जिंग होता है, तो रियल इमेज तो नहीं बनाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता है डाइवर्जिंग होता है, रेस क्या हो जाती है बेटा? डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डाइवर्ज हो जाती, तो डाइवर्ज हो जाती हैं और फिर हमें यूँ पीछे खींच के लेकर आना पड़ता है। सही है, अपने सारे रे डायग्राम बना रखें, तो समझ ये तो सही कि रियल इमेज नहीं बनाता है। फिर कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। वाह वाह वाह, जब वो रियल इमेज ही नहीं बना रहा है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? डाइवर्जिंग होती है, और ये भाई साहब क्या दे रहा है? कन्वर्जिंग। तो इसका मतलब बिल्कुल गलत दे रहे हैं आप। हमें पहले ही बताया कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज। देखो आपको जो पता था आपने लिखा और फटाक से आपको पता पड़ गया कि रीज़न गलत है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न गलत है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? सी। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। आया, डन। चल 14 सॉरी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? सी। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। रीज़न इज व्हाट बेटा? फॉल्स। फिर है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है एक, फोकल लेंथ कितना है? 30। कांट बी यूज फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा? 1+d/f। लीनियर मैग्नीफिकेशन कितना होता है बेटा? 1+d/f। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा? d/f। एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा? d/f। सही है, हमने सारी चीज़ें लिख ली। और मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ कम से कम होनी चाहिए। फोकल लेंथ कम से कम होगी तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सही है। अब 30 सेंटीमीटर का बढ़ा रहे हो आप, फोकल लेंथ तो बहुत बड़ी दे रही, तो इसका मतलब नहीं, गलत बात। फोकल लेंथ सिंपल माइक्रोस्कोप की 30 सेंटीमीटर यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। असर्शन तो ट्रू है। फॉर नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्नीफिकेशन और सिंपल माइक्रोस्कोप d/f। सही बात है, नॉर्मल सेटिंग एंगुलर मैग्नीफिकेशन d/f है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि भाई फोकल लेंथ कम होगी तभी मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा। हालांकि जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू, बट रीज़न इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कितना आया बेटा? बी आया, डन। तो ये असर्शन रीज़न। कल हम करेंगे केस स्टडी। क्या करेंगे बेटा? केस स्टडीज़ करेंगे। ठीक है ना, 2 केस स्टडी देखिए, वो दोनों कल हम डिस्कस करेंगे। बाय, टेक केयर।